students, once again welcome back to my YouTube channel's Accounts Hubs. Today I am discuss national incomes continuous series related topic. हम लोग ये बात करेंगे how to calculate national income from domestic incomes या एक्सप्लेन करके कैसे फार्मूला से हम लोग फार्मुलेट करते हैं इसी चीज के बारे में, जिसपे 3, 4 and 5 मार्क्स में क्वेश्चंस ऑलवेज राइज होते रहते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में। और बेटा हम आप लोगों से यही सोचेंगे कि इस पैंडेमिक में जो कोविड-19 पैंडेमिक में आप लोग सब लोग घर पे अच्छे ढंग से सकुशल हो गए और हम लोग आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। ठीक बेटा, चलते हैं। आप लोगों को जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था नेशनल इनकम को एनवाई से भी लोग डिनोट कर सकते हैं, डोमेस्टिक इनकम को शॉर्ट में डीवाई से डिनोट करते हैं। नेशनल इनकम हैज टू कंपोनेंट्स। फर्स्ट कंपोनेंट्स इनकम जनरेटेड बाय द रेसिडेंट विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर अगर कोई भी नेशनल इनकम आप में ये क्या होगा, इनकम जनरेट किया गया होगा किसके द्वारा, रेसिडेंट के द्वारा, तो उसे हम लोग नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। प्लस इनकम जनरेटेड बाय द रेसिडेंट आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। कोई भी कंट्री का रेसिडेंट होगा वो आउटसाइड जाकर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अगर कोई भी इनकम जनरेट करता है तो भी वो क्या होगा, नेशनल इनकम में के पार्ट्स में दोनों को ऐड कर जाएगा। तो हमारी क्या है, इसलिए प्लस में लगाया एज विथ, यहाँ पे प्लस लगाए। और फिर डोमेस्टिक इनकम में भी होता है इनकम जनरेटेड बाय द रेसिडेंट विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। जिस कंट्री का रेसिडेंट है उसी कंट्री में रहकर अगर वो इनकम जनरेट करता है तो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होता है। और कोई भी नॉन रेसिडेंट फॉरेन अनदर कंट्री का पर्सन होगा, नॉन रेसिडेंट होगा और उस कंट्री में आके अगर इनकम जनरेट करता है तो वो भी डोमेस्टिक इनकम का क्या हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा। इसलिए विथ कर सकते हैं। तो आप लोग ये ध्यान देना कि नेशनल या इनकम जनरेटेड बाय द रेसिडेंट विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी को हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं। आई से इनकम पहला वर्ड, जी से यहाँ पे जनरेटेड, फिर आर से रेसिडेंट, बाई साइलेंट में लिखना बाई, फिर विथ इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसी को हम लोग क्या मान ले हम लोग, एक्स। इसको नॉन इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेसिडेंट विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, वाई मान ले। इसी को हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको हम लोग क्या करते हैं, इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेसिडेंट विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। मीन्स कि इसको हम लोग एक लैंग्वेज में और भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फीटा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फीटा। फीटा का मतलब क्या होता है, आप लोग बोलते हो फैक्टर्स इनकम टू अब्रॉड। मीन्स बेटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड के नाम से हम लोग जानते हैं। अब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि आप लोग ये सब लोग जानते हो कि जो ये फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की ये इनकम हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी में कमाया है कौन, बाहर का व्यक्ति, वो पैसा यहाँ से लेके क्या करेगा, जाएगा। तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मीन्स बाहर को जाएगा पैसा लेकर, इसीलिए इसको क्या कहा गया, फीटा। ठीक है, तो आप लोग ये कह सकते हो यहाँ पे कि डोमेस्टिक इनकम, यहां लिख सकते हो ना सिंपल शब्दों में, डोमेस्टिक इनकम इक्वल क्या हो सकता है, फार्मूला एक्स प्लस वाई, ये बोल सकते हो, क्लियर। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को अगर दूसरी तरीके से लिख दे, इसको ऐसे न लिखे तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल डोमेस्टिक इनकम। ठीक, ये भी लिख सकते हैं। तो अब देखो बेटा, डोमेस्टिक इनकम में से जो बाहर पैसा जाने वाला उस पैसे को क्या कर दे, माइनस कर दे, क्योंकि वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता है। तो बाहर जाने वाला क्या है, वाई। तो आप क्या लिख दोगे, एक्स इक्वल डोमेस्टिक इनकम माइनस वाई। वाई का मतलब आप लोग जानते हो क्या है, फीटा। वाई का मतलब क्या होता है बेटा, फीटा। क्लियर। अब देखो बेटा आप लोग यहाँ क्या होता है, अब इसमें से क्या बचा, एक्स। एक्स का मतलब इनकम जनरेटेड रेसिडेंट इकोनॉमिक विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। तो यहाँ भी और ये दोनों पोर्शन क्या है, सेम है, दोनों का सेम है। मीन्स कि अब ये हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, यहाँ लिख सकते हैं इनकम जनरेटेड
बाई रेसिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी इक्वल क्या हो सकता है, डोमेस्टिक इनकम माइनस वाई लिखो या लिखो थीटा। ठीक है, अब इसमें क्या कर दो, ये ऐड कर दो, ये तो सेम है, ये दोनों सेम है, हो गया, मतलब ये x और ये भी x, ये आपका y था, ये आपका क्या हो गया बेटा, इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, z मान ले, इसको हम लोग क्या मान ले, z मान सकते हैं, इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, z। अब देखो z दोनों तरफ जोड़ दिया जाए, इधर भी जोड़ देंगे तो हमारा नेशनल इनकम आ जाएगा, मीन्स इधर भी जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम आ जाएगा, मीन्स दोनों साइड हमारा इक्वल हो रहा है। देखो इसी में ये पार्ट है, इसमें z जोड़ दे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनकम जनरेटेड फ्रॉम रेसिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटोरी में प्लस क्या कर दे z, और z को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, मीन्स हमारे कंट्री का कोई पर्सन बाहर में जाके इनकम जनरेट किया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फीफा। मीन्स बेटा फैक्टर्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मीन्स बाहर से पैसा यहाँ लाया गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, तो ये हमारा z है, यहाँ पे क्या मेरा है, z है, ये i नहीं है बेटा, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये z है, z। अब देखो बेटा इधर जी z जोड़े तो इसलिए यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, फीफा इक्वल टी वाई माइनस वाई, मीन्स y माइनस, यहाँ y मीन्स क्या लिख सकते हो, थीटा प्लस z, मीन्स फीफा। ठीक, अब देखो बेटा क्या हो गया, इसको हम लोग जोड़ के क्या लिख सकते हैं, ये पार्ट और ये पार्ट जोड़ दे तो मेरा क्या आ गया, नेशनल इनकम लिख सकते हो एन वाई। अब इधर क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी वाई माइनस, यहाँ क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लो इसको ना, प्लस कर लो, इसमें से इसके जो बाहर में फीटा का मतलब क्या है, बाहर के लोग इंडिया में जो कमा के ले गए वो पैसा वापस जाएगा, जो हमारे इंडिया के लोग बाहर कमाए वो पैसा इंडिया में आएगा, इसलिए वो क्या होता है, ऐड होता है। मीन्स यहाँ लिखा जा सकता है फीफा माइनस थीटा। ठीक है, ये लिख सकते हैं, इसको और भी दूसरे फॉर्म में लिखा जा सकता है, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड लिख सकते हो। ठीक है, अब इसका क्या फुल फॉर्म होगा, NFIA का मतलब मैंने बताया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है बेटा, ये तो हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अच्छा, अब फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को हम लोग दूसरी लैंग्वेज में भी जान सकते हैं बेटा, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग किस नाम से समझते हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सेस। इसको क्या कर सकते, एक्सेस ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ओवर किसके ऊपर, इसको बोल सकते हैं एक्सेस, इसको लिखा जा सकता है, फैक्टर ऑफ इनकम को दूसरी लैंग्वेज में लिखा सकता है, क्या बोला सकता है, एक्सेस फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ओवर फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। तो बोल सकते हैं फीफा इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में, क्यों, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है इनकम जनरेटेड बाय द रेसिडेंट। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, कि जो इनकम जनरेट किसने किया था, रेसिडेंट ने, ये उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि रेसिडेंट के द्वारा जितना भी इनकम कमाया जाएगा, चाहे वो इंडिया में, इंडिया के बाहर, वो सारा इनकम नेशनल इनकम में जुड़ता है। इसलिए फीफा यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा, फीटा क्यों माइनस होगा, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में क्या होता है कि क्योंकि इसको केवल फीटा इंक्लूडिंग डोमेस्टिक इनकम, क्यों, क्योंकि देखो माइनस इसलिए किया जाता है कि बिकॉज फीटा इंक्लूडिंग इन डोमेस्टिक इनकम बिकॉज रिप्रेजेंट द इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेसिडेंट, और नेशनल इनकम निकालना है तो नॉन रेसिडेंट के इनकम को क्या कर देते हैं हम लोग, माइनस कर देते हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो यही अब हम लोग बेटा अगली टॉपिक पे आते हैं। अगली टॉपिक हमारा है डोमेस्टिक टेरिटरी।
डोमेस्टिक टेरिटोरी। अब आज डोमेस्टिक टेरिटोरी और को अनदर नेम से हम लोग जानते हैं इकोनॉमिक टेरिटोरी। मीन्स इसका मतलब ये होता है कि यह एक ऐसा पॉलिटिकल या जियोग्राफिकल एरिया जिस जहां पे कंट्रोल किसका हो, एक ही गवर्नमेंट का हो, और उस गवर्नमेंट का एरिया में जहां पे उस कंट्री की गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, और जिस भी एरिया में कंट्रोल हो वो क्या हो सकता है विद इन इकोनॉमिक हमारे हो, हमारे विद इन कंट्री हो या आउटसाइड कंट्री भी होगा। वो सभी एरिया में जितने भी पर्सन्स, गुड्स और कैपिटल का मूवमेंट होता होगा वो क्या होता है, फ्रीली मूवमेंट होता होगा। तो उसी एरिया को हम लोग किसके नाम जानते हैं, डोमेस्टिक, या उसी को हम लोग इकोनॉमिक टेरिटोरी के नाम से जानते हैं। अब हम लोग आते हैं उसके डेफिनेशन को कैसे कैसे पढ़ना उसको पढ़ते हैं। अब देखिए, इट इज द जियोग्राफिकली टेरिटोरी एडमिनिस्ट्रेटेड या कंट्रोल्ड बाय कौन, गवर्नमेंट, विद इन गवर्नमेंट, जिसमें विद इन उस एरिया में विच पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली मतलब घूमता रहता है, मूव करता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स जाना आना, ये सारी बातें हमने यहाँ पे कहा। अब हम लोग बात करते हैं बेटा अनदर वर्ड। अनदर वर्ड्स का मतलब होता है, एक अनदर वर्ड्स में इट मीन्स पॉलिटिकल फ्रंटायर। पॉलिटिकल फ्रंटायर या पॉलिटिकल बॉर्डर। पॉलिटिकल फ्रंटायर मीन्स यही बात आ गया कि हम लोगों ने जो बोला था गवर्नमेंट। पॉलिटिकल का मतलब ही हो गया बेटा यहाँ पे गवर्नमेंट। फ्रंटायर या बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, ऑफ ए कंट्री, यहाँ पे ए लिख सकते हैं बेटा एक पॉइंट में, ऑफ ए कंट्री, ऑफ ए कंट्री का होगा वहां पे, फिर उसके बाद ऑफ ए कंट्री विच, या बोल सकते हैं विद इन विच पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। और ये कहाँ पे हो सकता है, ये एरिया कहाँ हो सकता है, इन या आउटसाइड द कंट्री। ये एरिया कंट्री के अपने अंदर भी हो सकता है और कंट्री के बाहर भी हो सकता है। हाँ सर, आपने ये क्या कहा, कंट्री के अंदर भी जो एरिया होगा और कंट्री के बाहर, मीन्स कुछ एरिया भारत के होंगे जो क्या होंगे, डोमेस्टिक टेरिटोरी में नहीं आते होंगे, कुछ फॉरेन होंगे जो आउटसाइड इंडिया होंगे, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में जो कंट्रियां होंगी उनमें भी कुछ एरिया ऐसे होंगे जो डोमेस्टिक टेरिटोरी में आते हैं। यहाँ पे बात ये कहा गया है। अब इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब कुछ क्लियरली अब समझ में आएगा। नीचे बेटा मीन्स कि डोमेस्टिक टेरिटोरी का मतलब ही होता है कि कुछ एरिया जो हमारे कंट्री के होंगे वह, लेकिन उसका कंट्रोल उस पर किसका नहीं होता होगा, हमारी गवर्नमेंट का। हमारे किसका नहीं कंट्रोल होता था, गवर्नमेंट का उस एरिया में कंट्रोल नहीं होगा। एरिया मेरा है हमारे कंट्री का, लेकिन विच एरिया इज नॉट कंट्रोलेड बाय द गवर्नमेंट, जो कंट्रोल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं या एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट नहीं करती है, उस एरिया को भी हम लोग क्या कर देते हैं, अपने में से एक्सक्लूड कर देते हैं, उसको डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं ऐड करेंगे। जस्ट लाइक इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में देखो लिखे डज नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी में ये एरिया इंक्लूड नहीं होते। पहली पॉइंट आता है एम्बेसीज, कंसल्टेंसी एंड मिलिट्री। अगर कोई एम्बेसीज भी जरा होता है राजकीय दूतावास, हमारा यहाँ का जो गवर्नमेंट कहीं बाहर में, अनदर कंट्री में, दूसरे कंट्री में, जस्ट लाइक पाकिस्तान कर लो, अमेरिका कर लो, हर जगह पे हमारे एम्बेसीज रखे गए, रशिया में, जापान में, चाइना में, हर जगह। यहाँ एम्बेसीज का मतलब क्या होता है, जहां पे पैसेंजर एक जगह से दूसरी जगह जाने पे विजिट करता है, और उस एम्बेसीज में वो, जैसे चाइना में होगा एम्बेसीज, तो वहां पे भी कंट्रोल किसका होगा, इंडियन गवर्नमेंट का होगा। उस एम्बेसीज में उनका मूवमेंट यहाँ जाकर वो विजिट करता है, बताता है कि मैं यहाँ पे सोशलिस्ट कंट्री में आ गया हूँ। उसके बाद वह अपने वर्क पे जाता है, अपना मूवमेंट करता है। उसी को लोग इसके नाम जानते हैं बेटा, एम्बेसीज के नाम से जानते हैं। एम्बेसीज होगा कोई कंसल्टेंसी सेंटर हो सकता है फॉरेन में, कि यहाँ से गुड्स जा रहा है वहां बेचने के लिए, बट वहां कंट्रोलिंग किसका होगा, इंडियन गवर्नमेंट का होगा। वहां पे वो ऑफिस, फिर उसका कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री, किसी फॉरेन कंट्री का, ये भी अगर ये सब आपके इंडिया में होगा, आपकी एम्बेसीज वहां हो सकती है, लेकिन रशिया का, चाइना का, पाकिस्तान का, सबका एम्बेसीज हमारे इंडिया में है। तो ऑफ ए फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन, कहाँ है बेटा, इन फॉरेन कंट्री का होगा एम्बेसीज, कंसल्टेंसी, मिलिट्री, ये सब स्टेब्लिश होगी कहाँ पे, फॉरेन कंट्री की। आप बोला हूं लोकेटेड कहाँ होगा, इन डोमेस्टिक कंट्री। सी का मतलब कंट्री, डोमेस्टिक कंट्री में होगा। तो हम लोग का बेटा वो क्या कहा जाएगा,
वो कहा जाएगा कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी में एक्सक्लूड कर देंगे। क्यों? उसके पीछे का बेटा सबसे बड़ा रीजन जो है वो यही है एक्सक्लूड करने का, कि हमारे इंडिया के व्यक्ति के द्वारा और इंडिया का एसेट जब यूज होता है तभी हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करते हैं। इसको हम लोग क्या करना है, एक्सक्लूड कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन अप्लीकेबल नहीं होगा, फॉरेन के कंट्री के रूल रेगुलेशन वहां पे अप्लीकेबल होंगे, उनकी मिलिट्री पे वहां के लोगों के रूल अप्लीकेबल होंगे। अब आता है बेटा हमारा कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको क्लास 11 में पढ़े हो, WTO, WHO, फिर उसके बाद जस्ट लाइक UNO, WHO, वर्ल्ड बैंक, IMF है, ये सारी चीजें WTO, ये सब जो हो इन सब का अगर लोकेटेड विद इन द आपके इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री मीन्स कि आपके कंट्री में अगर लोकेटेड होगा, आप डोमेस्टिक कंट्री में अगर ये लोकेटेड होगा मीन्स कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसेस अगर आपकी कंट्री में लोकेटेड होंगे और वो उस पे आपके यहाँ का रूल रेगुलेशन अप्लीकेबल नहीं होगा, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, अपने यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करते थे, उसको क्या कर देते हम लोग, एक्सक्लूड कर देते, छोड़ देते, क्योंकि वो एरिया इंडिया में है लेकिन उसको हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट करते समय जोड़ते नहीं है, छोड़ देते हैं। मीन्स कि फॉरेन की कोई एम्बेसी होगी, फॉरेन की कोई मिलिट्री होगी, फॉरेन की कोई कंसल्टेंसी सेंटर होगा या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये चारों आइटम को हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। कभी भी इनको हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी में निकालते समय वो भले वो प्लेस इंडिया में ही है बट हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते समय उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। ओके, अब हमारा पॉइंट बेटा आता है नेक्स्ट पॉइंट, विच बोल सकते हैं इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी। कौन सा ऐसा चीज है जिसको हम लोग इंक्लूड करेंगे, मीन्स मैंने बोला था ना आउटसाइड द कंट्री भी कुछ चीजों को हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। अब देखो, लेकिन वहां पर कंट्रोल किसका होगा, इंडिया का। जस्ट आप देखो बेटा, कोई शिप होगा या कोई एयरक्राफ्ट आपके इंडिया का, चाहे वह एयरवेज का हो, चाहे हमारे यहाँ पे किंगफिशर का हो, किसी का भी जहाज होगा, वो चाहे पानी वाला जहाज हो या एयरक्राफ्ट हो, ऑनर्ड बाय एंड ऑपरेटेड बाय डोमेस्टिक कंट्री, उसका मालिक कौन है, इंडिया के ही लोग हैं, और ऑपरेट कौन कर रहे हैं, इंडिया गवर्नमेंट ही ऑपरेट कर रही है या इंडिया के लोग ही ऑपरेट कर रहे हैं। बिटवीन किसमें, डोमेस्टिक कंट्री से लेकर किसके बीच में, अनदर कंट्री के बीच में वो ऑपरेट कर रहा है। वो जहाज यहाँ से अमेरिका जा रहा है, वो जहाज है बेटा, इस जहाज में जो यात्री बैठे हैं वो अमेरिका जाते हैं। कहाँ जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, अमेरिका जा रहे हैं, बैठे हैं, ठीक है बेटा। जो लोग इस पे बैठे हैं ये लोग अमेरिका जा रहे हैं, जहाज हर्ष में जाता है छोड़ने, सीधे सीधे ये इंडिया से कहा जाता है, अमेरिका जाता है, अमेरिका जाता है और कहां से, इंडिया से। तो जहाज किसका है, इंडिया के, चलाने वाले कौन है, इंडिया के लोग चलाने वाले। इसलिए ये जहाज अगर पहुंच गया, पहुंच के कहां पे, अगर ये पहुंच गया अमेरिका में, तो भी इस जहाज पे जो चीजें सेल होगी, परचेज होगी, वह सारी चीजें इन द पूरे हमारे शिप में या एयरक्राफ्ट में वह हमारा क्या होगा, वह एरिया भी, चाहे वह जहाज अमेरिका में खड़ा होगा लेकिन वो जहाज जो है उस जहाज पे काम करने वाले पर्सन हमारे क्या कहें जाएंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी में ऐड करते हैं। अब बात समझा क्या, वो सब क्या कहलाएगा कि वो मेरा डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा, वो मेरा क्या कहलाएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारा आता है फर्निशिंग, यहाँ बोल सकते हो फिशिंग, फिशिंग बोल सकते हो, यहाँ पे फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस इज रिस्क ऑपरेटेड बाय, इसको क्या कहते हैं, नेचुरल गैस ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। क्या करता है, कोई भी रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, इस कंट्री का कोई भी रेसिडेंट पर्सन इसको क्या करता है, वेसल्स, ऑयल, नेचुरल गैस का क्या करता है, फर्निशिंग, एक्सप्लोटेशन करता है, निकलवाता है उस नेचुरल गैस को। कहां से निकलवाता है, किस एरिया में, इंटरनेशनल वाटर में। मतलब इंडिया वहां नहीं है, कोई इंटरनेशनल वाटर एरिया होगा, मीन्स की 12 नॉटिकल माइल बाउंड्री जो हमारे यहाँ पे है, हमारे इंडिया की जो लास्ट बाउंड्री, वहां से 12 नॉटिकल माइल के बाद से हमारा इंटरनेशनल वाटर एरिया स्टार्ट हो जाता है। उस एरिया में भी अगर हम लोग क्या करते हैं, ऑयल या रिफाइनिंग करते हैं
या एक्सप्लोटेशन करते हैं वहां पे चीजों को, और उससे अगर कोई भी चीजें हमको क्या होती है वहां से निकलती है, और वहां पर अगर हम कोई चीज स्टेबल किए, क्योंकि रिसर्च हम लोग जब उसमें क्या करेंगे, वहां से रिफाइनिंग करेंगे, चीजों को एक्सप्लोटेशन करेंगे, हम लोग क्या करेंगे वहां से चीजों को निकालेंगे, गैस को, नेचुरल गैस, और फिर इसके बाद हमारे ऑयल्स को, तो उस एरिया पे भी हमारा ही एरिया माना जाएगा। वह एरिया हमारे यहाँ, उसमें कंट्रोल किसका होता है, हमारे गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। जैसे मुंबई हाईवे इंडिया में है, वहां पे वो वेसल्स में से वहां से ऑयल रिफाइनिंग करता है, वह एरिया भी किसके अंदर माना जाता है, इंडिया में माना जाता है। वहां पे जो पर्सन काम कर रहे हैं वो भी इंडिया के सब पे, क्योंकि वहां की जो एसेट्स होगी, जो वहां के गुड्स होंगे, जो वहां के पर्सन होंगे, वो सारा कंट्रोल किसका होगा, इंडिया का होगा। और मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, विद इन विच पर्सन गुड्स एंड कैपिटल इज सर्कुलेटेड फ्रीली, उसके अंदर फ्रीली घूम रहा है, लेकिन उस पर कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का है। इसलिए वह भी क्या होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड कर लिया जाएगा, क्योंकि वह हमारे इंडिया के बाउंड्री से बाहर है। क्योंकि हमारे इंडिया की बाउंड्री जो पानी में है वो कितना दूर तक, जो हमारी लास्ट बाउंड्री, उस बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल तक ही हमारी इंडिया मानी जाती है। उसके बाद इंटरनेशनल वाटर एरिया स्टार्ट हो जाता है। अब हमारा आता है, कोई भी इंडिया की एम्बेसीज होगी, एम्बेसीज कंसल्टेंसी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री, अपने कंट्री का लोकेटेड कहाँ होगा, एब्रॉड। एब्रॉड का मतलब विदेशों में अगर लोकेट होगा, तो उस कंडीशन में भी हम लोग क्या करेंगे बेटा, कि वो एरिया भी, जैसे मेरा पाकिस्तान में भी हम लोग का कंट्रोल होगा, चाइना में भी होगा, कुछ एक एरिया होगा, वहां ऑफिस होंगे, वहां ब्रांचेस खुले गए होंगे हमारे, वह एरिया पे सारा वहां पे रूल रेगुलेशन हमारे इंडियन गवर्नमेंट का एप्लीकेबल होता है। वह एरिया भी हमारा डोमेस्टिक एरिया में क्या कर लिया जाएगा, इंक्लूड, क्योंकि उस एरिया में फ्रीली मूव जो करता है, हमारे यहाँ पे फ्रीली मूव क्या, कैपिटल एसेट जो भी हमारे पर्सन होंगे, गुड्स होंगे, वो फ्रीली मूव करेंगे। और कौन कंट्रोल करेगा, गवर्नमेंट। वहां पाकिस्तान गवर्नमेंट का कोई नहीं, वहां पे एम्बेसीज में, मिलिट्री में फ्लैग भी हमारे इंडिया का ही पूरा फ्लैग मार्च वहां पे होता रहता है। ठीक बेटा, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कि अगर आप फिशिंग करते हो, फिशिंग का मतलब समझते हो आप, इंटरनेशनल वाटर मार्क में, और कौन, रेसिडेंट मतलब हमारे इंडिया का कोई पर्सन इंटरनेशनल वाटर में गया और वहां जाके मछली मारता है, तो वहां पे भी हमारे क्या कहलाएगा, कि वह एरिया भी किसमें होगा, इंक्लूड किया जाएगा, किसमें, डोमेस्टिक टेरिटरी में। क्योंकि जो वो अपनी नाव से जाएगा, उस बोट से जाता, उस बोट का भी एरिया क्या कहलाएगा, हमारे वहां पे कंट्रोल किसका, इंडिया का, वो वहां पे किसमें इंक्लूड किया जाएगा, वो इंक्लूड किसमें किया जाएगा, वो हमारे इंडिया में ही इंक्लूड किया जाएगा, मीन्स डोमेस्टिक टेरिटरी में ही इंक्लूड किया जाएगा। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब समझे, इंडिया के पर्सन्स, इंडिया के एसेट्स, इंडिया के कैपिटल्स जब यूज किया जाए, उस पर कंट्रोल किसका हो, इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, तो वही एरिया हमारे लिए क्या कहलाएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी के नाम से जानते हैं। दैट इज क्लियर, गॉट इट। नेक्स्ट इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गुड्स के बारे में, गुड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, और आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और हमारे नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन हमारे वीडियो की मिलती रहे। ठीक है बेटा, तो हम लोग चलते हैं बेटा, बाय बाय।